यस सर। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तारीख है 3 अगस्त, यानी कल 4 अगस्त 2024, और कल ही MPPSC का एग्ज़ाम है। ठीक है, 2 पेपर होने वाले हैं, और यहाँ आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है समाजशास्त्र को। ठीक है, और मैं आप लोगों से भी जो डिस्कस करने वाला हूँ वह लीनियर के रूप में इम्पॉर्टेंट फैक्ट को लेकर आपकी सिलेबस का एक प्रकार से ओवरव्यूज़ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को। और मैं डिस्कशन कर रहा हूँ समाज विज्ञान या समाज कार्य या समाजशास्त्र के संबंध में शोध के टॉपिक पर। इस साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि 22 अगस्त 2024 यानी इसी महीने में 22 अगस्त 2024 को सोशल वर्क UGC नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। वो री एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, जो बेसिकली 18 जून को पेपर हुआ था, वो कैंसिल होने के नाते फिर आपका 22 अगस्त को पेपर ये हो रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट है 9 to 12। ठीक है, आपका जो है एग्ज़ाम होगा 22 तारीख को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अनुसंधान में स्टेप है ना, अनुसंधान में स्टेप यानी शोध के चरण आप कह लीजिए। ठीक है, और देखिए ये चाहे समाज कार्य शोध हो, चाहे सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र का शोध हो, या फर्स्ट पेपर जैसे अगर मैं UGC नेट के बच्चों को बता रहा हूँ, और चाहे वो फर्स्ट पेपर का रिसर्च ही क्यों ना हो, वही सिंपल बात होती है इसमें। मैंने आपको पहले ही बता रखा PhD कैग करके, है ना। आप सब लोग जानते हैं कि P से दर्शाता है प्रॉब्लम, है ना, यानी समस्या, और H यानी हाइपोथेसिस से दर्शाया जाता है परिकल्पना या उपकल्पना। ठीक है, परिकल्पना। और D से डिज़ाइन दर्शाई जाती है, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, जिसे आप कहते हैं कि अभिकल्प करना। अभिकल्प ये डिज़ाइन होता है एक प्रकार का अभिकल्प। कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसे हम लोग कहते हैं कि आंकड़ों का संग्रहण करना यानी एकत्र करना। और एनालिसिस ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का विश्लेषण करना। जो आपके पास डेटा आया है उसको आपको क्या करना होता है, विश्लेषित करना होता है। और जी यानी आप कह सकते हो कि फॉर्मुलेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन या कंक्लूजन जैसे शब्द आप दर्शाते हैं, जहां हम जनरलाइजेशन को एक सामान्यीकरण शब्द से संबोधित करते हैं। तो ये है PhD कैग, और लास्ट में एक शब्द आता है R, रिपोर्ट आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो PhD कैग R ये स्टेप है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर परिकल्पना, फिर अभिकल्प, फिर एकत्रण। एकत्रण का मतलब होता है संकलन, और फिर उसके बाद आ गया विश्लेषण, फिर सामान्यीकरण, फिर उसके बाद रिपोर्ट यानी अभिलेख। ये चीज़ आपके सामने अनुसंधान के स्टेप में देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। चरण से एक प्रश्न बन सकता है मे बी। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा रिसर्च में, हम लोगों ने सुना होगा सैम्पलिंग करके। सैम्पलिंग का मतलब होता है न्यायदर्श। इसको कई नाम से संबोधित किया जाता है, लाइक निदर्शन, प्रतिदर्श, न्यायदर्श, है ना, व्यष्टि, इकाई इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। किसी भी शोध की प्रक्रिया में न्यायदर्श करना आप सभी लोगों को पता है कि एक मजबूरी का पार्ट होता है सैम्पलिंग निकालने में, है ना। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि न्यायदर्श चुनने से हमें विश्वसनीयता जो देखने को मिलती है, तो उसमें पता चल जाता है कि कितनी विश्वसनीयता है, कितनी विश्वसनीयता नहीं है। तो इस पर हम बेसिकली न्यायदर्श करते हैं या सैम्पलिंग का पार्ट संचालित करते हैं। मजबूरी क्या है सर इसमें? मजबूरी है कि भाई जरूरी थोड़ी, आप मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से आपको 10 ही लोगों को चुनना है, तो मजबूरी है ना। अब 10 लोगों का, मान लीजिए आप किसी विद्यालय में गए, उस विद्यालय में मान चलिए एक क्लास 9th की बात मैं कर रहा हूँ, क्लास 9th A सेक्शन में 34 चाइल्ड है, बच्चे हैं। अब कहीं प्रोग्राम हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है, और उसमें 9th A से मांगा है कि आपको जो है अपने स्कूल से 10 बच्चे ले आना है। अब 34 में, अब आप ऐसे तो करेंगे नहीं कि आप अपने तरीके से लेके जाएं भैया कि ये हमारे जानकार का है, ये हमारे जानकार का, ये जानकार का, 10 लोगों को चुन लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता।
अब मेडिकल सोशल वर्कर होने के नाते भेदभाव रहित क्रियाओं को आपको प्रस्तुत करना होगा, है ना। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक प्रकार से सैंपल लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ जो सैंपल आपने लगाया तो आपने 10 बच्चों को चुना और लेके गए, तो यहाँ एक प्रकार से क्या बनी, मजबूरी ही बनी, है ना। तो सर ये प्रक्रिया का पार्ट हो गया ना जी सर, ये तो फिर प्रक्रिया का पार्ट हो गया, मजबूरी कहाँ रह गई? सॉरी मैं समझा नहीं क्या। मैं सर ये कह रहा हूँ अगर कुछ मतलब एक ग्रुप में से कुछ लोगों को निकालना, तो सर ये तो एक प्रक्रिया का पार्ट है, मजबूरी कहाँ दिख रही है इसमें? प्रक्रिया का पार्ट नहीं, ये प्रक्रिया का पार्ट कहाँ से हुआ? आप प्रक्रिया बोल रहे हैं, प्रोसेस बोल रहे हैं। हाँ, ये प्रक्रिया का पार्ट कहाँ? देखिए, किसी भी शोध की प्रक्रिया में ये तो प्रोसेस होता है, ये तो करना होता है हमें, ये तो करना ही है ना। और करना कोई अच्छी बात नहीं है कि भाई अब हम यहाँ से 10 बच्चों को चुने, ठीक है, और बाकी 24 बच्चों को हम निकाल दें, ठीक है। तो ये तो आपने चुनने की जो प्रक्रिया दर्शाई है, ये प्रोसेस दर्शाया वहाँ पर। यदि आप शोध के न्यायादर्श करते हैं तो आपकी ऐसी कंडीशन में ये प्रक्रिया फॉलो होती है, ये प्रक्रिया फॉलो होती है ना। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट ओके सर। हाँ, यहाँ पर बेसिकली ये प्रक्रिया की नहीं, ये मजबूरी का ही पार्ट है न्यायादर्श, है ना। सैम्पलिंग तो न्यायादर्श बेसिकली मजबूरी का ही पार्ट है। लाइक अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी मैंने आपको 34 चिल्ड्रन के बारे में बात किया है, जिसमें से 10 बच्चे बेसिकली आपको चुनना है। ये जो आपके सामने 34 चिल्ड्रन आए हैं, ये क्या है, ये बेसिकली सदस्यों की कुल संख्या दर्शाई गई 34। ये दर्शाया गया समष्टि, एक प्रकार के टोटल दर्शाया गया। यहाँ दर्शाया गया समग्र, यहाँ दर्शाया गया पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अब इन्हीं जनसंख्याओं में से आपने निकाला व्यष्टि को, आपने निकाला न्यायदर्श को, आपने निकाला प्रतिदर्श को, आपने निकाला सैंपल यानी इकाई, यूनिट। ये पेपर में आता है व्यष्टि इकाई, एक शब्द आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन्हीं प्रक्रिया पे सैंपलिंग जो है लागू होती है। अब इन्हीं सैंपलिंग में हमें देखने को मिलते हैं एरर्स को, है ना। क्या मिलते हैं, एरर मिल जाते हैं सैंपलिंग में। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चुनेंगे, उतना ही न्यायादर्श की प्रक्रिया में बेसिकली विश्वसनीयता जो होती है बढ़ती है, अगर ज़्यादा लोगों को चुनेंगे तब। अब बताइए, आप जितने ज़्यादा लोगों को चुनेंगे तो उसमें विश्वसनीयता बढ़ गई, है ना, जितने ज़्यादा लोगों को चुना आपने। यदि आप वहीं कम लोगों को चुन रहे हैं, मतलब 34 में से केवल 10 ही बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो विश्वसनीयता वहाँ पर क्या हो गई, घट गई, है ना। विश्वसनीयता वहाँ पर घट गई। तो न्यायादर्श के आकार में बदलाव यानी इसका मतलब है कि बढ़ोतरी, है ना, इसका मतलब है कि बढ़ोतरी। आवाज नहीं आ रही है? क्या बात है, आ रही है आवाज, आ रही है सर। आप लोगों को आ रही क्या? आ रही है। हाँ बाकी हाँ। आ रही है। तो देखिए, अब इसी न्यायादर्श को लेकर बात करने की प्रक्रिया में बेसिकली 2 तरीके के शब्द दर्शाए गए, जिसको आप बोलते हैं एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरे को आप बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पेपर में सवाल बनता है, कहता है कि बताइए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी में, सॉरी टाइप ऑफ सैंपलिंग में, ठीक है, सैंपलिंग में आपके सामने 2 रिप्रेजेंट हुए हैं, जिसको आप एक नाम से बोलते हैं संभाव्य और दूसरे को क्या बोलते हैं, असंभाव्य। इसका मतलब है ये नॉन प्रोबेबिलिटी है और ये जो है आपके सामने प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये शब्द। तो कहने का आशय ये है मेरा कि जहाँ विधि का प्रयोग हो जाए, जहाँ मेथड का प्रयोग हो जाए, जहाँ एक शब्द पेपर में आता है यादृच्छिक शब्द का प्रयोग हो जाए, वह शब्द दर्शाता है प्रोबेबिलिटी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, एक आता है टॉस विधि, आपने यूज़ किया, आपने यूज़ किया लॉटरी विधि, आपने यूज़ किया टिपिट प्रणाली। टिपिट प्रणाली अभी आरपीएससी में एक सवाल आया हुआ था, है ना, 10,000 हाँ सर, हाँ अंक, ये भी आपको दर्शाता है टिपिट प्रणाली। फिश बॉल ड्रा की बात करते हैं, फिश बॉल ड्रा की बात करते हैं, ग्रिड प्रणाली की बात करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है। जब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में, तो जहाँ हम यादृच्छिक का प्रयोग ही ना करें, अपने मन मर्जी का प्रयोग कर दें, है ना, अपने मन मर्जी से लोगों का चुनाव करना स्टार्ट कर दें, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट बन जाता है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट बन जाता है। इन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ और नॉन प्रोबेबिलिटीज़ में कुछ बेसिकली टाइप्स होते हैं, है ना। तो देखो, एक सिंपल बात है, अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी सर किसे कहते हैं, तो आप कहना
कि जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो, जहां पर सभी को चुने जाने की संभावनाएं क्या हो, बराबर बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। बट एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, इस संभाव्य में वहां पूर्वाग्रह रहित होगा। क्या होगा? ओके सर। पूर्वाग्रह रहित होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना ये कि एक शब्द आता है नॉन प्रोबेबिलिटी, अभी भी आप लोगों ने देखा भी, असंभाव्य बोलते हैं इसको। यहाँ पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर ना हो और अपने मन मर्जी से पक्षपात होने की संभावनाओं को आप जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर यह शब्द प्रस्तुत हो जाता है। अब कौन कौन से इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा टाइप ऑफ सैंपलिंग में। प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत यानी संभाव्य के अंतर्गत एक आता है सैंपल रैंडम सैंपलिंग, इसको हिंदी में कहा जाता है सरल यादृच्छिक सैंपलिंग यानी न्यायदर्श। इसको सैंपल जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। दूसरा आता है स्ट्रैटिफाइड को बोला जाता है स्तरीकृत, है ना, यादृच्छिक न्यायदर्श। तीसरा आता है एरिया मतलब क्या होता है, एक क्लस्टर भी हम इसको संबोधित करते हैं, क्लस्टर के नाम से भी, ठीक है। और इसे बोला जाता है क्षेत्र या इसे कहा जाता है गुच्छ, ठीक है, क्या बोला जाता है, गुच्छ न्यायदर्श बोला जाता है। एक आता है आप सबके लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक का मतलब होता है व्यवस्थित या सुव्यवस्थित, आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार से टाइप था जो दर्शाता था प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप में, ठीक है। तो याद रखिएगा सरल, स्तरीकृत, क्लस्टर यानी क्षेत्र, और उसके बाद सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित, ये चार। उसके बाद हमारे सामने आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि वही पेपर में मैं कई बार भी देख चुका हूँ। जैसे एक शब्द हमारे सामने प्रस्तुत होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं। कोटा को क्या कहा जाता है हिंदी में, यथांश कहा जाता है। क्या बोला जाता है, यथांश। यथांश को आपको कहीं कहीं कोटा ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप कोटा भी बोल सकते हो। दूसरा आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा जिसको बोला जाता है एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है, आकस्मिक होता है। एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है, आकस्मिक, हाँ, आकस्मिक होता है, एक स्पेलिंग दर्शाता है। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर क्लास के बीच बीच में ना कुछ आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग में कहीं गड़बड़ ना हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। बीच बीच में आवाज आ रही है, किस टाइप की आवाज आ रही है बीच बीच में? सर जैसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज भी आ रही है पर वो भी आ रहा है बीच बीच में कुछ आवाज, जैसे कभी कभी रेडियो खराब हो जाता है वैसे। नहीं सर, हाँ सर, आ रहा बीच में आ रहा रेडियो, बीच बीच में आ रहे हैं। और क्या किस टाइप का आ रहा है बताइए। जी जी सर आ रहा है, सही बोल रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे क्या बता, एक्सीडेंटल है ना, और देन अगर हम बात करते हैं तो एक आता है पर्पस, है ना, या परस्यू भी इसको कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सो उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सो उद्देश्यपूर्ण, और एक आता है स्नोबॉल को हम लोग हिंदी में कहते हैं हिमगेंद बोलते हैं, ठीक है। जजमेंटल होता है एक, है ना, जजमेंटल होता है, ठीक है। देखिए वैसे तो बहुत सारे सैंपलिंग है, ठीक है, डेंस, और जो है आपका संतृप्त होता है, बहुअवस्था होती है, सौकर्य होता है, निर्णायक, ये कई होते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट है ये शुरुआत के 3-4 जो मैंने बताया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोटा सैंपलिंग, जो उम्मीद है कि आप सबको पता भी होगा, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है आप सब लोगों को। कोटा सैंपलिंग बेसिकली गुण और उसकी विशेषता के आधार पर दर्शाया जाता है कोटा सैंपलिंग को। लाइक अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी हॉस्पिटल में आप गए और उस हॉस्पिटल में आपने एलियोपैथिक के डॉक्टरों को देखा, आपने होम्योपैथिक के डॉक्टरों को देखा, आपने आयुर्वेदिक के डॉक्टरों को देखा। अब इनके गुणों के आधार पे आपने इनका चुनाव कर लिया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोटा सैंपलिंग का स्तर दर्शा देते हैं। उसके बाद एक आता है आकस्मिक में, कि एक शोधकर्ता जब किसी बिना योजना के चयन की प्रक्रिया में ही न्यायाधीश का चुनाव कर ले। कहने का आशा ये है, अर्थात बिना किसी योजना के चयन करते हैं, आसानी से कोई व्यक्ति मिल जाए, आप उसी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया में आकस्मिक प्रतिदर्श कहा जाता है। जैसे टीवी रिपोर्टर की बात करता हूँ,
ये भूमिका बेसिकली देखने को मिल जाती है आकस्मिक में, है ना। यहाँ तक कि एलआईसी के एजेंट वगैरह भी आप कह सकते हो आकस्मिकता का ही सैंपलिंग का पार्ट माने जाएंगे। तो यहाँ लक्ष्य जनसंख्या के सदस्य का होना या उसकी स्वयं की मनमर्जी का होना कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है। शारीरिक मानसिक रूप से वो व्यक्ति केवल स्वस्थ रहे तो आप डेटा उससे ले सकते हैं, वो कहीं पर भी आपको मिल जाए तो वो आकस्मिक सैंपलिंग का पार्ट बन जाता है। उसके बाद करते हैं तो एक आता है पर्पसिव, मतलब आप कह सकते हो उद्देश्यपूर्ण, यानी जब शोधकर्ता यानी आप शोधकर्ता हुए यहाँ पर यानी रिसर्चर, जब शोधकर्ता क्या करता है कि एक किसी शोध को लेकर और उस स्पेसिफिक एरिया पर बात करता है, तो यानी स्वदेश, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा दिल्ली है, दिल्ली में कोई पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया जहाँ बेसिकली बाढ़ आई हुई हो, है ना। अब उस एरिया पर आप सभी लोगों को वहाँ पे क्या करना है, रिसर्च करना है, शोध करना है ना। तो जहाँ आपने एक सीमित क्षेत्र को दर्शाया है, मैंने कहा एक एरिया, तो यानी सीमित क्षेत्र हुआ वो, और वो सीमित क्षेत्र बेसिकली पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है एक प्रकार से कोई पर्टिकुलर एरिया को। अब आपको लगा कि भाई दिल्ली में ये एरिया ठीक है, अब मुझे इसी एरिया पर काम करना चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या क्या भेदभाव किया, इसलिए ये भी पूर्वाग्रह सहित होता है स्वउद्देश्य वाला। तो ये विशेष उद्देश्य के लिए पूरा कहता है, विशेष उद्देश्य कोई आपका इस एरिया में होगा तो उसी पर आप कार्य कर रहे हैं, तो वो उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग का पार्ट बनता है। एक स्नोबॉल सैंपलिंग होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग बेसिकली हिमगेट सैंपलिंग के नाम से इसको जाना जाता है ना, काफ़ी फेमस भी रहा है ये। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। और गेंद का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अगर आप कहेंगे तो वो कहेंगे गोला। गेंद का मतलब क्या होगा, एक प्रकार का गोला। तो कहने का आशय ये हुआ कि यहाँ जो एडमिन होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो किसी व्यक्ति को बेसिकली एक सर्वे के माध्यम से दो फॉर्म देता है और उनसे कहता है कि सर्वे करके लाएं कि इनमें जो है डेटा एक्वायर करके ले आएँ और हमें इस पर फिर कार्य करना है, ठीक है। लेकिन जब तक उसका उद्देश्य, मान लीजिए कोविड-19 के बारे में कितने लोग प्रभावित हैं और इस पर सर्वे करवा रहा है अब रिसर्चर, शोधकर्ता, ठीक है। अब इन दोनों ने भी क्या किया कि दो लोगों को फॉर्म दे दिया कि भाई ये जाएं, ये भी ठीक कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी लेकर आएँ। फिर एक व्यक्ति इसने भी क्या किया, दो लोगों को दे दिया कि भाई जाके डेटा लेकर आएँ। तो इस तरीके से जो ये लास्ट वाला व्यक्ति यहाँ पर है, ये एडमिन के साथ क्या हुआ, एक प्रकार से छिपा हुआ है। और अतः आप इसे कह सकते हो कि एडमिन और यहाँ पर ये जो सदस्य है ये अनौपचारिक तरीके से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से जुड़ा हुआ है, अनौपचारिकता का मतलब बन जाएगा अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो एडमिन है, जो दूसरे नंबर पर ये सदस्य है, ये औपचारिक रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इसको जानता है, ठीक है, एडमिन को जानता है। तो ये औपचारिक रूप से जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी सवाल बनता है कि बताइए, सिंपल सवाल बन जाता है कि श्रृंखलाबद्ध हो, जहाँ एक से अधिक व्यक्ति को जोड़ा जा रहा हो, जहाँ एडमिन छिपा हुआ हो, तो वह सैंपलिंग का कौन सा टाइप होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे वह हिमगेट या होगा। क्या होगा, स्नोबॉल सैंपलिंग होगा। कभी कभी सवाल ऐसे भी बन जाता है कि जब कभी भी शोधकर्ता छिपी या गुप्त जनसंख्या पर शोध कार्य करता है तो उसे कौन सा शोध कार्य या कौन सा सैंपलिंग के अंतर्गत रखा जाएगा, तब भी आप क्या कहेंगे, स्नोबॉल सैंपलिंग कहेंगे। गुप्त और छिपी जनसंख्या वाला न्यायादर्श कौन सा होता है, तब भी आप बताएंगे स्नोबॉल सैंपलिंग ही बताएंगे। एक शोधकर्ता जब पहले से जनसंख्या निश्चितकरण नहीं करता है, यहाँ पे कोई जनसंख्या निश्चित नहीं हुई है और आगे बढ़ सकता है, कोई पर्टिकुलर एरिया या सर्टेन एरिया नहीं दर्शा दी गई है कि इतना ही डेटा चाहिए हमें, ठीक है, तो ये बेसिकली निश्चितकरण का पार्ट है ही नहीं, तो अब आप भी कह सकते हैं ये स्नोबॉल सैंपलिंग का पार्ट है। जब शोधकर्ता अनौपचारिक संबंधों के आधार पर प्रक्रिया का संचालन करता है, किसके आधार पर, अनौपचारिक मैंने अभी भी आपको बताया है कि एक एडमिन और एक लास्ट वाला व्यक्ति, ये अनौपचारिक संबंध है, तो वह भी एक प्रकार से क्या होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग का पार्ट होता है। जजमेंटल सैंपलिंग एक होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा जजमेंटल, कि इसमें शोधकर्ता पहले निर्धारित कर लेता है, मन बना लेता है, पहले से ही धारणा बना लेता है कि बेसिकली जो भी क्रिया, जैसे मान लीजिए कि लड़के जो हैं लड़कियों से अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, ये एक प्रकार से पहले ही धारणा बना लिया, जजमेंट पहले ही कर लिया इसने। शोध कार्य करने से पहले ही कोई धारणा बना लिया जाए, पहले से पूर्वाग्रह आ जाता है, उसमें पक्षपात निर्धारित हो जाता है, तो वो बेसिकली जजमेंटल रिसर्च होता है।
तो सवाल बनता है कि एक शोधकर्ता किसी शोध में पहले निर्धारित पक्षों को रखना कौन सा शोध का प्रकार बनेगा, तो आप लोग कहेंगे जजमेंटल सैंपल बनेगा। सवाल बनता है कि एक शोधकर्ता अपने स्वयं के अनुभव और स्वयं के निर्णयों पर आधार पे जब शोध कार्य करा, अपने निर्णय ले लिया, अपने ही सब कुछ कर लिया, तो भी आप कह सकते हो जजमेंटल का सैंपल जो है सैंपलिंग का पार्ट बनेगा। इसमें शोधकर्ता पहले निर्धारित मन में कोई पहले से धारणा बना ले और निर्णायक न्यायादर्श में पक्षपात अवश्य दर्शा दे, तो उस प्रक्रिया को आप लोग जजमेंटल सैंपलिंग बता देना। ठीक है, तो इस तरीके की धारणाएं बेसिकली बना लेते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है जजमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया है, बताइए। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो ये बेसिकली सैंपलिंग का कुछ पार्ट था। सैंपलिंग में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा दो वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है स्वतंत्र चर और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है परतंत्र चर, है ना। ये जी सर। ध्यान रखना होगा। तो इसे बोला जाता है अनाश्रित भी आप कह सकते हैं, इसे आप निराश्रित भी आप बोल सकते हो। इस तरीके की हिंदी बेसिकली यूज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप सभी के लोगों के लिए यूज़ हो सकता है ऐसी हिंदी। ठीक है, निराश्रित, स्वतंत्र, ये जो है इंग्लिश में इसको डिपेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जोड़ तोड़ की संभावना जहाँ पर दिखाई दे आपको, है ना, यदि कुछ जोड़ना है, कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से उसमें परिवर्तन करना है, तो आप उस प्रक्रिया को स्वतंत्र चर कह सकते हैं। विद्यार्थी डिपेंडेंट होता है, एक होता है डिपेंडेंट, है ना, क्या होता है डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट की प्रक्रिया में हम इसे बोलते हैं आश्रित। जो बेसिकली परतंत्र होता है, जो आश्रित होता है। तो मैंने कहा कि विद्यार्थी क्या होता है, डिपेंडेंट है, आश्रित है, किस पर, टीचर पर, किस पर, टीचर पर, और टीचर फिर क्या हुआ, स्वतंत्र चर हुआ। स्वतंत्र, अब फेर बदल कौन कर सकता है, टीचर ही तो कर सकता है। फेर बदल, बदलाव, मॉडिफाई, जोड़ तोड़ का काम कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल परिवर्तन नहीं करता है। अगर मान लो विद्यार्थी किसी प्रक्रिया को नहीं सीख रहा है, तो टीचर क्या किया, परिवर्तन किया, जोड़ तोड़ किया, और उसने दिया मोटिवेशन, तो टीचर में क्या आया, बदलाव। अगर मोटिवेशन देगा टीचर, तो विद्यार्थी में क्या आएगा, एक प्रकार से लर्निंग वहाँ पर ग्रोथ करेगी, विद्यार्थी की लर्निंग क्या कर जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी। इसलिए आप कह सकते हो कि जो स्टूडेंट है वो टीचर पर क्या है, आश्रित है ना, उस पर क्या है, वो आश्रित है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि ये वेरिएबल की भूमिका दर्शा सकता है इसके अंतर्गत। स्पष्ट है, बताइएगा एक बार। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा मापन के स्तर। क्या पढ़ा होगा, मापन के स्तर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने मापन के स्तर को देखा होगा, जिसमें स्टीवंस महोदय ने एक सकारात्मक भूमिका निभाया है इस मापन में। और इस स्टीवंस ने कहा है कि एक होता है क्रमिक, एक होता है अंतराल, है ना। सबसे मैं क्रम बताता हूँ, है ना, क्रम आता है। सबसे पहले क्या आएगा, नामित, फिर क्या आएगा, क्रमिक, फिर क्या आएगा, अंतराल, फिर क्या आएगा, अनुपात। ये क्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, नामित का मतलब है कि नाम के आधार पर, जैसे अल्फ़ाबेट, आपने ABCD का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक मिनट जरा होल्ड रखना आप लोग। हाँ हेलो, हाँ जी। अगर मैं आपसे कहता हूँ नामित को लेकर, तो जहाँ जैसे बेसिकली अल्फ़ाबेट नाम हो गया, या हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं, क्रमबद्धता से जहाँ पे फॉलो हो रही है क्रिया का, या चुनाव किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये शब्द बेसिकली प्रस्तुत होता है। तो नामित यानी नाम को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्रमित यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्रम को दर्शाना। जैसे बच्चों की संख्या 50 अगर है, तो आपने 1 से लेकर 50 तक दर्शा दिया, या 1 से लेकर 10 तक दर्शा दिया, 1 2 3 दर्शा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड दर्शा दिया। तो ये रैंक को रिप्रेजेंट कर देता है आपका
क्रमित। अंतराल बेसिकली क्या होता है कि बहुत सिंपल होता है अंतराल, कि शोध प्रक्रिया में वह मापन का स्तर होता है जिनके बीच की जो दूरी होती है ना वो समान होती है। दूरी क्या होगी? समान होगी। लाइक अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने 0 लिखा, फिर यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर आपका 25, इस तरीके से यहाँ पे बच्चों की संख्या है 1 2 3 4 5, ऐसे बच्चों की संख्या दर्शाई गई है 6 7 8। लेकिन इनके बीच में ना हम लोगों को दर्शाया नहीं जाता, हम लोग दर्शाते नहीं हैं इसको, और इसको डिनोट किया जाता है। इसमें बीच में हो सकता है बच्चा कोई अनुपस्थित भी हो, ठीक है, परंतु इसको हम लोग कहते हैं समान अंतराल इसमें होना चाहिए, है ना, समान अंतराल इसमें देखने को मिलता है। तो शोध में वह मापन जिसमें शून्य की स्थिति क्या हो, यथेष्ट की प्रक्रिया में। देखो कभी कभी प्रक्रिया क्या होती है, यथेष्ट दर्शाती है, लेकिन यहाँ जो शून्य होता है उस परिप्रेक्ष्य में आपसे यथेष्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक वास्तविक शून्य होता है, एक एब्सोल्यूट जीरो होता है। वो एब्सोल्यूट जो जीरो होगा वो अनुपात में होगा। वो किस में होगा? अनुपात में होगा, ना कि इसमें होगा। जीरो मैंने शुरुआत किया था जीरो से, 0 5 10 15 20 25 30 इस तरीके से बढ़ता है। कोई समान अंतराल हो, जैसे आप 2 4 6 8 10 इस तरीके से भी आप कह सकते हो। लेकिन सही तरीके से डिनोट अगर ग्राफ पेपर पे करेंगे आप लोग तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उसको यथेष्ट शून्य के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन रेशियो में क्या होता है, वास्तविक शून्य की बारे में बात की गई। शून्य की स्थिति क्या होती है? वास्तविक होती है। तो यथेष्ट शून्य याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है। वास्तविक शून्य, सॉरी एब्सोल्यूट बोला जाता है इसको, वास्तविक शून्य, वास्तविक। हाँ सर, एब्सोल्यूट बोला जाता है। सर ये विद्वान का क्या नाम बताया? स्टीफन स्टीवेंस, स्टीवेंस, स्टीवन, ठीक है। स्टीवेंस विद्वान का नाम है ना। तो मापन का सर्वोच्च स्तर बेसिकली अगर पूछा भी जाए तो आप कह सकते हो कि अनुपात है। शोध में मापन के किस स्तर में विश्वसनीयता और शून्य सर्वाधिक जो है शुद्धता अधिक मिलती है, विश्वसनीयता और शुद्धता अधिक मिलती है, तो भी आप अनुपात का नाम बताइएगा। अब भी जितना सवाल अब तक आए हैं ना वो अनुपात से काफ़ी ज़्यादा सवाल पेपर में देखने को मिले हैं अभी तक में, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर पेपर में सवाल आए भी तो अनुपात से ही रिप्रेजेंट होने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए, ये था आपका शोध की प्रक्रिया में। वहीं हम लोग बात करने चल रहे हैं अब समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को लेकर। जैसे सर आप लोग एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे इसमें डाउट था पूछने के लिए, कि जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लोरेशन में क्या है, क्यों है, ये जो 4 चीजें होती हैं वो डिजाइन के हिसाब से कैसे लगाते हैं? रिसर्च को लेकर, ओके। हाँ जी। देखिए, जरूर बिल्कुल आप लोग इससे भी चाहो तो नोट करें, ये रिसर्च के प्रकार होते हैं, ठीक है। अनुसंधान के प्रकार के अंतर्गत हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज यानी कुछ शब्द दिए गए होते हैं, ठीक है, कुछ शब्द दिए गए होते हैं, और उन शब्दों को जैसे अभी मैडम ने बताया है कि भाई अगर ये शब्द आपको याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं एक एक करके आप लोगों को सीधा सीधा लिखवा देता हूँ। एक तो आप लिख लीजिए मात्रात्मक अनुसंधान, ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान। अच्छा, किसमें ये शब्द शामिल भी होंगे, मैं अभी आप लोगों को उस पर भी चर्चा करूँगा। देखिए, मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है, आपको पता है कि ये संख्या पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? संख्या पर आधारित होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। और ये जब संख्या पर आधारित होगा तो याद रखिएगा ये निगमनात्मक तर्कना पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? निगमनात्मक तर्कना पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक इसी का उल्टा कर लीजिए, जब गुणात्मक शोध की बात होगी तो वहाँ पर बेसिकली गुण पर बेस्ड हो जाएगा, और वहाँ पर आपका निगमनात्मक नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? आगमनात्मक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आगमनात्मक बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो मात्रात्मक शोध बेसिकली सर्वे का पार्ट है। ये जो है ना एक प्रकार का सर्वेक्षण वगैरह में भूमिका लेते हैं हम लोग। साक्षात्कार में भी देखने को मिल जाता है, परीक्षण में देखने को मिल जाता है, ठीक है, इन जगह पर देखने को मिलता है। लेकिन देखो, साक्षात्कार हो गया। आपने एक नाम सुना होगा फोकस ग्रुप, जो यूजीसी के बच्चे होंगे सोशल वर्क वाले, उनको पता होगा फोकस ग्रुप को लेकर या फोकस्ड टेक्निक को लेकर मैंने पढ़ाया है। तो फोकस समूह जो होता है वो ज़्यादातर जो भूमिका दर्शाता है वो गुणात्मक को दर्शाता है, ठीक है। साक्षात्कार देखो इसमें भी शामिल है इंटरव्यू आपका, और इंटरव्यू इसमें भी शामिल है, दोनों में। तो इसलिए आप लोग ऐसे 2 शब्दों को भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन कॉमन शब्द हैं जो रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। मात्रा में संख्या को बेसिकली संख्या आधारित होता है, तो गुणात्मक में क्या आधारित होगा? वर्णन आधारित होगा। क्या होगा गुणात्मक में? वर्णनात्मक होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका वर्णन पर आधारित हो जाएगा। देखो, मात्रात्मक शोध में सामान्यीकरण की संभावना बेसिकली अगर हम बात करें जनरलाइजेशन की संभावना,
अधिक होती है, ठीक है। लेकिन सामान्यीकरण की अगर मैं बात करता हूँ गुणात्मकता में, तो यहाँ पर कम होता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ठीक है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? प्लीज़ एक बार बताइएगा। जी से समझ आई। ठीक है, चलिए। सर एक चीज पूछनी थी इसमें रिसर्च में। पूछो। सिलेबस में दिया है विचलन के माप, तो इसमें क्या आएगा विचलन के माप में? देखिए, विचलन का माप का मतलब होता है डिविजन्स, है ना। हमें विचलन के माप की प्रक्रिया में अगर जब भी हम बात करेंगे, डिवीजन शब्द याद रखेंगे। अब विचलन होता कैसे है, कोई संघर्ष होगा तभी होगा, है ना। तो विचलन का माप कहने का आशय यही होता है एक प्रकार से कि ऐसी कंडीशन जहां बेसिकली विचलन की क्रियाओं के जो अंतर होंगे, जो योग होंगे, जैसे आप मान लीजिए संघर्ष हो रहा है संख्याओं के मध्य, है ना, भाई ये डेटा गुणात्मकता से आ रहे हैं और ये डेटा मात्रात्मकता से आ रहे हैं, तो सभी संख्याओं और उनके माध्य के बीच जो अंतर होगा वो वर्गों का योग होगा। तो जब वर्गों का योग बनता है तो उसको हम लोग विचलन माप की प्रक्रिया में दर्शाते हैं। तो विचलन का माप हमेशा मानक विचलन के वर्गों का वर्गमूल होता है या विचरण का वर्गमूल होता है। कहने का आशा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैंने कहा विचलन का माप, तो ये देखिए वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्या है, क्लास इंटरवल है ना। अब इनके जैसे ये क्या होता है, ये अपर केस होता है, ये लोअर केस होता है, ये अपर ये लोअर, तो दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, यक्स निकल के आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे यक्स निकाला तो ये 15 आया यक्स हमारा, दोनों को प्लस करके। अब मैंने कहा था कि सभी संख्या, ये सभी संख्या थी, इन सभी संख्याओं और उसके माध्य के बीच में, इनके माध्य के बीच में हमने 2 से डिवाइड किया, माध्य के बीच में आया है ना। ये विचलन विचरण है मैडम। अब इन्हीं विचलन का ये मानक विचलन निकल के आया है, ये मानक विचलन निकल गया, और इन्हीं मानक विचलनों का वर्गों का वर्गमूल होता है, वर्गों का वर्गमूल, तो यक्स स्क्वायर बनता है, और यक्स स्क्वायर बन जाएगा 225, ये निकल के आया आपका मानक विचलन इस संख्या का, ठीक है। तो एक सिंपल शब्दों में अगर एक लाइन में लिखना चाहते हो आप प्लीज़ लिख लो वहाँ पे, विचरण सभी संख्याओं और माध्य के बीच, ठीक है, विचरण सभी संख्याओं और माध्य के बीच अंतर के वर्गों का योग है ना, और मानक विचलन विचरण का वर्गमूल है। बस ये उसका एक प्रकार से मानक विचलन का डेफिनेशन है जो दर्शाता है इस तरीके से। ये सांख्यिकी का पार्ट है जो अभी अभी आप मुझसे यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, ठीक है, मानक विचलन को संदर्भ में। ठीक है मैडम, बताइए मृदुला मैडम। मानक, ठीक है, थैंक यू सर। मानक जी विचलनों का वर्गमूल है, जी ठीक है। सर मेरा आंसर वो नहीं आया। मैं ये पूछ रही थी कि जो 4 तरह की डिजाइन होती है रिसर्च की, उनको वो एक शब्द में पूछते हैं ना, ये क्या है, ये क्यों है, अरे ये उपचार क्यों है? महानुभाव, मैं तुम क्या, ये मृदुला का क्वेश्चन था, मानक विचलन बीच में पूछ लिया था उसने। कहाँ रहती हो? अभी आप ही के टॉपिक पे चल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट का, अभी मैंने उसके टाइप बता रहा हूँ, क्या हूँ, अच्छा, जानता हूँ, ये मैं पता है। ओके ओके, ठीक है। समझते तो हो नहीं, आप लोग पढ़ते हो नहीं मन से। किसी बच्चे ने सवाल अभी किया था कि नहीं मानक विचलन, मैं उसी बच्चे का क्वेश्चन का जवाब दे रहा था मानक विचलन को लेकर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन तो यहाँ पे स्किप कर रखा है अभी मैंने टाइप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे इन्होंने कहा कि भाई एक जैसे डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान होता है, अभी आपने समझ गया होगा कि भाई मात्रात्मक क्या होता है, गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है। मैंने बता दिया कि संख्या पर गुणा बन जाएगा आपका, मात्रात्मक बन जाएगा, और गुणात्मक यानी गुण यानी क्वालिटी विशेषता के आधार पर गुणात्मक रिसर्च बन जाएगा। उसके बाद आता है एक वर्णात्मक अनुसंधान। जो वर्णात्मक अनुसंधान होता है उसको डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। इसका मतलब सिंपल होता है कि स्थिति का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति का वर्णन हो रहा है। अब स्थिति का वर्णन का मतलब ये होता है कि यह क्या है, क्या था, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जब करता है तो उस कंडीशन पर ये डिस्क्रिप्टिव शब्द बन जाता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे बताना शुरू करेंगे भैया ये चीज़ें हैं, इसके बारे में इस तरीके से जो है दर्शाया जाता है, इसको इस तरीके से बताया जाता है।
तो कहने का आशा ये है कि जैसे नाम से ही पता चल जाता है वर्णन वर्णात्मक, यानी कहीं ना कहीं में वर्णन करना पड़ेगा, तो इस प्रकार के अनुसंधान की स्थिति का वर्णन जब करे तो उस कंडीशन में क्या है और क्या था, क्या है और क्या था, ऐसे जब शब्द रिलेट होंगे तो आप सभी लोग डिनोट करेंगे कौन सा रिसर्च होगा ये। हाँ, ये डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। इस चीज को आप प्लीज ध्यान में रखेंगे इस संदर्भ में। इसको हम लोग वर्णनात्मक कहते हैं। वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव। कभी कभी आपके पेपर में ना जो है वितरणात्मक अनुसंधान लिख देता है। वितरणात्मक अनुसंधान आपको बता दूं, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा इसके बहुत ही फेमस पर्सन है, यानी रिसर्चर हैं, जिन्होंने वर्णनात्मक अनुसंधान में एक सकारात्मक भूमिका निभाया है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, ठीक है। वर्णनात्मक शोध में मानव जीवन की सभी वर्तमान समस्याओं को लेकर बात इन्होंने किया है वर्णनात्मक अनुसंधान में, ठीक है। स्थितियों का वर्णन करना, क्योंकि यह वर्तमान में मौजूद होता है, इसलिए कंडीशन बनती है वर्णनात्मक अनुसंधान, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक अनुसंधान बोलते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो इस प्रकार के शोध में शोधार्थी के द्वारा प्राप्त तथ्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। विश्लेषण में देखो, अगर किसी चीज़ का विश्लेषण करेंगे आप, सिंपल सी बात है, विश्लेषण करने का आशय क्या दर्शाता है कि आलोचना करना। आप यहाँ पर एक कीवर्ड लिखिएगा केवल बस, आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन शब्द किस शब्दों को दर्शाएगा? आलोचनात्मक मूल्यांकन किस शब्द को दर्शाएगा? प्लीज एक बार रिप्रेजेंट करेंगे, नाम आप बताएं। विश्लेषण को सर, विश्लेषण। बस विश्लेषण। जहां आलोचना शब्द आपको दिखे, आप आंख बंद करके ढूंढिए, केवल आपको केवल ढूंढना है, आपको ऑटोमेटिक वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, इजीली मिल जाएंगी। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद हमारे सामने एक आता है व्याख्यात्मक अनुसंधान। नाम सुना होगा आप लोगों ने, व्याख्यात्मक अनुसंधान को बोला जाता है एक्सप्लेनेटरी। इंग्लिश भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। एक्सप्लेनेटरी मतलब व्याख्या होता है, एक ऐसी स्थिति घटना जो दो पहलू के बीच में हो, है ना, तो वहाँ पर शब्द बन जाता है, प्रश्न बन जाता है भी कैसे और क्यों ऐसे शब्द बन जाते हैं, तो वह बेसिकली दर्शा देता है व्याख्यात्मक अनुसंधान। क्या दर्शा देता है बताइए? व्याख्यात्मक, जहाँ कैसे क्या है क्या था, तो आप क्या था, तो आपने दर्शाया किसको था? आपने किसको दर्शाया? अभी मैंने बताया वर्णनात्मक। उसके आपने स्थिति को दर्शाया। जब मैंने आपसे कहा कि कैसे और क्यों जैसे सवाल का जवाब देने की चेष्टा कर रहा हो, ठीक है, इस क्रिया में रिप्रेजेंट होने वाला अगर कोई रिसर्च बनता है तो वो बन जाता है व्याख्यात्मक। क्या बन जाता है? व्याख्यात्मक। प्लीज ऐसे भी शब्दों का आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे इसके परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं, और भी है, ठीक है, इसके अंतर्गत और भी आते हैं। आपने नाम सुना होगा अप्लाइड रिसर्च। नाम सुना है अप्लाइड रिसर्च? यस। अप्लाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रयुक्त बोलते हैं। अनुप्रयुक्त जो है डिजाइन भी कहते हैं, कहीं इसको साइंस भी बोला जाता है। कहने का आशय मेरा यह है कि अप्लाइड रिसर्च में ना वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग होता है और व्यवहारिक कार्य का उपयोग होता है। केवल दो कीवर्ड इसमें याद रखेंगे। एक तो यहाँ पर याद रखेंगे, मैं इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूँ, अप्लाइड, ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा आप दो वर्ड। एक याद रखेंगे आप सभी लोग, व्यवहारिक। दूसरा आप याद रखेंगे एक शब्द वैज्ञानिक। जिससे देखिए आप सबको पता है, आप जानते हैं कि जब मैं बात करता हूँ व्यवहारिक, तो मैंने कल ही बताया था कि बातों बातों में ही उसे सिखा देना और नकारात्मक व्यवहार को कम कर देना, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ा देना। ये मैंने कल प्रकार से एक वैज्ञानिक विधि होती है, एक वैज्ञानिक तरीका होता है। वैज्ञानिक तरीका का मतलब क्या होता है कि कोई अगर आप काम कर रहे हो तो वो काम किस तरीके से होना चाहिए, सुचारू ढंग से और एक सही तरीके से, व्यवस्थित क्रमबद्ध से। तो व्यवहारिक का मतलब होता है सिंपल बात कि वास्तविक स्थितियों को लागू कर देना। किसको? वास्तविक जो चीजें हैं उसको लागू कर देना। बिल्कुल बात सही है, बच्चे को आगे बैठा दिया, वास्तविक चीजें बन गई, है ना। लेकिन जब ज्ञान में वृद्धि की बात आ जाती है,
ज्ञान में जब वृद्धि की बात आ जाती है, जब कोई विशेष या समस्याओं के समाधान करने की बात आ जाती है, तो मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान आ जाता है, तो वहाँ पर बेसिकली वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल हो जाती है। अतः आप ये कह सकते हो कि व्यवहारिक अनुसंधान विशेष और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए जो किया जाता है रिसर्च, वो होता है अप्लाइड रिसर्च, उसको बोला जाता है अप्लाइड रिसर्च। ये बात आपको ध्यान रखना होगा इन संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पर आपका ये भी रिसर्च कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका आता है एक फंडामेंटल रिसर्च। मुझे आशा है, उम्मीद भी है कि आप सबको पढ़ा भी होगा फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार अनुसंधान। अनुसंधान ये वे अनुसंधान होते हैं जिनके निष्कर्ष के द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन होता है। फंडामेंटल में नियम प्रतिपादित होते हैं, ये कीवर्ड है। नियम क्या होते हैं, प्रतिपादित होते हैं। ये देखिए कीवर्ड्स हैं केवल, आज लास्ट टाइम में हम लोग यही देख रहे हैं। तो जिसके निष्कर्षों के द्वारा किन्हीं वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन होता है या अनुसंधान किया जाता है, तो वह मुख्य उद्देश्य क्या दर्शाता है, संरचनाओं का निर्माण कर देता है या एक सिद्धांत या एक नियम बना देता है। तो उन परिप्रेक्ष्य में ये शब्द आ जाता है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल। इसको क्या बोलते हैं बताइए, फंडामेंटल। क्लियर रहेगा, बता दीजिएगा एक बार। सर एक बार और बता दीजिए इसको। मेरा कहने का मतलब है सर, जहां अनुसंधान में निष्कर्ष के द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, वैज्ञानिक नियम बनाए जा रहे हो या उसको अप्लाइड किए जा रहे हो या लागू किए जा रहे हो, या नियम आ रहे हैं, लेकिन नियम आ कहाँ से रहे हैं, निष्कर्ष निकालने के बाद नियम आ रहे हैं। ठीक है सर। निष्कर्ष निकला है तब नियम आए, तो उन प्रक्रिया में ये आधारभूत होता है, फंडामेंटल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो एक आता है, आपने नाम सुना होगा नैदानिक अनुसंधान। नाम सुना है नैदानिक अनुसंधान? नैदानिक अनुसंधान, जैसे नैदानिक अनुसंधान क्या होता है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, एक प्रकार से आप डायग्नोसिस भी बोल सकते हो। ये किसी व्यक्ति को, देखिए नाम से स्पष्ट है कि निदान होगा जरूर, किसी व्यक्ति परक पर बल देता है, यानी व्यक्तिपरकता पर बल देता है। और व्यक्तिपरकता का मतलब ये है कि स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाला, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने पर बल देने वाला नैदानिक अनुसंधान होता है। तो यानी मनोविज्ञान में या मनोवैज्ञानिक आधार पर संकट या दुश्चिंता के बचाव या राहत प्रदान करने के परिणाम स्वरूप व्यक्तिपरक स्वास्थ्य को, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने पर अगर कोई अनुसंधान बल देता है, तो वह प्रक्रिया आपका आता है नैदानिक अनुसंधान। नैदानिक अनुसंधान आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा इनके संदर्भ में। और एक आता है ऐतिहासिक, एक आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल। क्या होता है ये, हिस्टोरिकल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे भूतकाल वर्तमान की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर चर्चा किया जाता है, लोगों के अतीत का विश्लेषण होने लगता है, अतीत की विश्लेषण पर आज की समस्या क्या है, उन समस्याओं पर विचार विमर्श करने लगते हैं हम लोग। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में किए जाने वाले जो अध्ययन होते हैं, हमें हमारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में सम्मिलित होते हैं, जैसे हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं, ये शब्द आ जाता है। तो यहाँ पे कीवर्ड लिख सकते हो आप लोग, पहले हम क्या से आए, ठीक है, ऐसे कीवर्ड। और पहले क्या थे, हम पहले क्या थे, क्या थे, और अब क्या हुए, क्या हैं, क्या हो गए, क्या हो गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है एक प्रकार से, एक प्रकार से यहाँ ऐतिहासिक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप क्या है इसको हटा दीजिए, क्योंकि ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक का मतलब तो इतिहास की तरह ही बात करना हम लोगों को, या तो क्या थे या तो क्या होंगे, ठीक है। भविष्य भी यहाँ पे शामिल रहेगा, क्या होंगे। तो इनके आधार पर बेसिकली ये दो शब्द आते हैं, इन दो शब्दों के बारे में भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं व्याख्या में, जो है एक्सप्लेनेटरी में, तो आपने देखा कि घटना को दो बीच पहलू बनते थे, कैसे और क्यों। और जब हमने बात किया स्थिति का वर्णन को लेकर, तो वहाँ पर क्या है, क्या था। और जब हमने बात किया ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो कहाँ से आए और क्या थे और क्या हो गए। इस तरीके के शब्दों को रिप्रेजेंट करा जाता है अनुसंधान रिसर्च में, या बेसिकली स्थितियों की घटनाओं को लेकर जिक्र किया जाता है इन संदर्भों में, ठीक है मैडम। बताइए, अभी आपको समझ में आया? आप शायद यही पूछ रहे थे मुझसे।
जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि ऐसे सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं कि किस तरीके से वो भी सुमलित करने वाले में, जब भी ये सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो सुमलित वाले मिलेंगे, क्या थे, क्या है, क्या नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस के ही आधार पर लगेंगे सवाल। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, और ये शब्द आप जरूर ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, बस हाँ इसी से पूछो पूछो रिलेटेड। पूछो। सर एक क्वेश्चन आया था, उसमें आंसर क्योंकि कई बार अलग अलग थे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ बताओ कि बताओ। किस प्रकार की रिसर्च डिजाइन में हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई थिंक एक्सप्लोरेटरी में नहीं पड़ती, पर उसमें वर्णनात्मक में भी लिखा था कहीं कहीं कि इनमें भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि किस प्रकार की रिसर्च में हाइपोथेसिस डिजाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये क्वेश्चन था शायद आपका। जी सर, बिल्कुल। हाइपोथेसिस की डिजाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती नहीं है। पड़ती, ये आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिसर्च बेसिकली कई टाइप के हैं, है ना। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, देखो अभी आपने देखा कि अनुसंधान के कई टाइप है। आप कहते हैं मे बी शायद पॉसिबिलिटी आप दर्शा रहे हैं कि शायद वर्णात्मक वाले में कंडीशन में नहीं पड़ती है। देखिए मैम, मैं बता दूं कि डिज़ाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि सर्वे की पद्धति लागू हुई है। वर्णात्मक में मेरा कहने का आशा ये है कि आप किसी वस्तु स्थिति का वर्णन कर रहे हैं अगर, तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी, हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी कि आगे, मतलब अगर आपने स्थिति का वर्णन कर दिया, प्रेजेंट टाइम का वर्णन कर दिया, तो अब उसके डायग्नोसिस प्रक्रिया में वर्णात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास करता है मैडम, किसी विद्यालय, जिला, राज्य, प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है। मैंने ऐसा कहा कैसा है, तो क्या आपको स्थिति हाइपोथेसिस डिजाइन पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। वहां पे भी स्थिति का वर्णन आपको करनी पड़ेगी, दर्शाना पड़ेगा। अब हाइपोथेसिस की डिजाइन की आवश्यकता किस शोध में नहीं पड़ती है, किस शोध में नहीं पड़ती है ना, यही क्वेश्चन है शायद आपका। जी जी जी, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को अगर नोट किया है तो एक बार ध्यान से सोच के बताइए, शायद आपका यही क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। हाइपोथेसिस की जरूरत किस शोध में नहीं पड़ती, मतलब पहले फॉर्मुलेट नहीं करना है हाइपोथेसिस को। पहले फॉर्मुलेट नहीं करना है, ठीक है। देखिए हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो एक शोध आपके सामने मैंने बताया था, गुणात्मक शोध, है ना। क्या उस क्वेश्चन में अगर आपने देखा था, क्या क्वेश्चन ऐसा था तो उसमें गुणात्मक शोध का ऑप्शन था? उसमें से अन्वेषणात्मक का था जो हाँ, पहले सही लिखा था, और फिर बाद में उन्होंने वर्णनात्मक को भी सही कर दिया अगले क्वेश्चन के आंसर में, सेम क्वेश्चन में। अच्छा, उस ऑप्शन में क्या वो शब्द था गुणात्मक? बताइए ऑप्शन। अन्वेषणात्मक, नहीं, एक्सप्लोरेटरी। मैं वो सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ गुणात्मक था कि नहीं, ये बताइए ऑप्शन में। नहीं नहीं सर, गुणात्मक क्योंकि नहीं था। गुणात्मक, मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन गलत था वो आपका, पहली बात। गुणात्मक में नहीं, ओके। गुणात्मक क्या होता है बेसिकली, देखो ये, इसमें हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे आप। हाइपोथेसिस का मतलब सीधा होता है, पहले हाइपोथेसिस समझिए, पहले कोई कल्पना किया जाए, पहले कोई क्या किया जाए, कल्पना किया। गुण आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए भाई ये स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट पे मैंने गुणात्मक शोध किया, तो गुणात्मक शोध में मैंने आपके क्या दिखा, क्वालिटी ही तो देखा है। अब हाँ सर। बाय बेटा, हर एक व्यक्ति क्या होता है, यूनिक होता है, हर एक व्यक्ति आप जानते हैं अद्वितीय होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उनकी क्रियाएं भी अलग होंगी। हम हाइपोथेसिस पहले डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद शोध करते हैं, लेकिन गुणात्मक में आप कोई प्लान करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, समस्या उसकी यूनिक हो सकती है। अतः मेरे अनुसार, मैं आपसे अगर कहूँ तो मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ कि गुणात्मक शोध में बेसिकली ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं बन सकती है ना। ठीक है सर। हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे तर्क का प्रयोग किया है, ठीक है, तर्क का प्रयोग किया है। और किताबी भाषा में जैसे अगर हम बात करते हैं तो आप तर्क के माध्यम से इस पर डिबेट भी कर सकते हो और आंसर सही आपका गुणात्मक ही मिलेगा। खोज वाली प्रक्रिया में अगर मैं बात करता हूँ तो खोज में तो मैम माना जाएगा, है ना, खोज में तो माना ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि रिसर्च में जब भी कोई प्रक्रिया होती है, अनुसंधान में अन्वेषण जब भी करते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम कभी कभी एक्सपेरिमेंटल जैसे शब्दों को भी लागू कर देते हैं उसमें, है ना। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है, और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, गरीबी, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रक्रिया को ढूंढने का जब भी प्रयास करेंगे तो वहाँ पे हमें डिज़ाइन दर्शाना पड़ेगा, और डिज़ाइन दर्शाने का मतलब है हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस, ठीक है, इस प्रक्रिया में। बाकी कोई नहीं, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लग रहा है इसमें, तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करें, सर्च करें नेट वगैरह से भी,
अगर जो भी चीज़ें मिलता है ग्रुप में शेयर करें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गुणात्मक में नहीं होगा मैम, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। और क्या था, और भी कोई डाउट था? नहीं सर, हो गया, काफी टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगले पॉइंट पर अगर हम बढ़ने से पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ समाजशास्त्रीय के बारे में या समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के बारे में। तो हमारे सामने कुछ विद्वानों के नाम आता है, केवल मैं नाम बताऊंगा, आपको पता हो जाएगा कौन कौन से आते हैं। एक तो टालकाट पार्सन आता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है टालकाट पार्सन्स के बारे में कि भाई इनका सामाजिक संरचना बड़ा फेमस रहा है सिद्धांत, और जिसके अंतर्गत इन्होंने 4 ऐसे प्रकारों के बारे में बताया था। मैंने पहले भी सार्वभौमिक सामाजिक स्वरूप के बारे में बताया था एक, दूसरा मैंने बताया था सार्वभौमिक प्रदत्त स्वरूप। सार्वभौमिक सामाजिक वाले को अर्जित भी कहा जाता है, और एक तो प्रदत्त है। अर्जित का मतलब होता है एक्वायर करना, प्रदत्त का मतलब जाहिर सी बात है वो इन्वॉल्व है, पहले से जन्मजात है, ऐसा भी आप मान सकते हो, ठीक है। उसे समझ लीजिए कि जन्मजात तरीके से ही मिल गया है, प्रदत्त हो गया उस प्रक्रिया में, ठीक है, जो उसे ऑलरेडी मिला हुआ। एक होता है अर्जित सामाजिक स्वरूप, और एक होता है प्रदत्त सामाजिक स्वरूप। जो अर्जित सामाजिक स्वरूप था, बेसिकली मैं आपको बता दूं, टालकाट पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय और चीनी सामाजिक संरचना को श्रेणी का प्रतिमान माना था इस अर्जित सामाजिक स्वरूप में। प्रदत्त वाले में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो भूमिकाएं देखने को मिली थी वो समुदाय पर आधारित माना गया था। यहाँ पे बताया कि समाज की जो संरचना है वो रक्त संबंध है, तो यहाँ पे रक्त संबंध को इसने इन्वॉल्व किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप लोगों ने एक सवाल देखा था, शादी वाला संबंध था, वो शादी का था, याद आ रहा है आप लोगों को? क्रम लगाना था, जी वैवाहिक दिया था, वैवाहिक उसमें जो आपने पढ़ाया तो उसमें जैसे मैंने बताया था रक्त संबंध था, सामूहिक संबंध था, फिर पितृ सत्तात्मक था, फिर मातृ सत्तात्मक था, शब्द सर मॉर्गन का हाँ मॉर्गन का। तो इस तरीके वो से तो फैमिली टाइप थे सर, परिवार की प्रकार। हाँ, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखो, रक्त संबंध मुझे बोलने से मुझे वो शब्द याद आया है, ठीक है, वो क्वेश्चन याद आया। तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। सामाजिक संरचना में अगर मुख्य भूमिका अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक संतुलन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया सामाजिक संरचना में? सामाजिक संतुलन नाम बताइए जल्दी। अरे भाई पैरेटो ने, ठीक है। संरचना प्रकार के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, किसने बताया सामाजिक संरचना में? सर पैरेटो ने बताया, दुर्खिम और गिन्सबर्ग ने बताया था मैडम। सॉरी दुर्खिम नहीं, सही दुर्खिम और गिन्सबर्ग ने बताया था, सही है, ठीक है, सही है। भूमिका सर स्टेटमेंट दोबारा बताना, क्या बोली आपने? मैं सामाजिक संरचना और प्रकार के बीच घनिष्ठ संबंध माना है, तो दुर्खिम और गिन्सबर्ग ने माना है। भूमिकाओं की गठरी कहा है सामाजिक संरचना को, किसने? अरे भाई मैंने बताया था भूमिका की गठरी, पेपर में आ भी चुका सवाल, नडेल, क्या नाम आ जाएगा? नडेल, ठीक है। ये बात ध्यान रखें आप सभी लोग। जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, संस्कृति एक शब्द है। क्या शब्द है? संस्कृति, है ना? क्या शब्द है? संस्कृति। आशा करता हूं आप जानते हैं संस्कृति एक सामाजिक विरासत है और समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कृति, है ना? संस्कृति तो इंपॉर्टेंट शब्द है। संस्कृति की पहली पुस्तक 1871 में आया था, टाइलर ने दिया था। किसने दिया था? टाइलर ने। किताब का क्या नाम था? सर प्रिमिटिव कल्चर था, बिल्कुल सही जवाब भी आपका आया है। ये बात ध्यान रखिएगा। सन 1922 में संस्कृति को 2 भागों में डिवाइड करने वाला विद्वान आया और उसके नाम दर्शाया क्या? संस्कृति को 2 भागों में डिवाइड करने वाला 1922 में एक विद्वान आया जिसको कल्चर लैग के साथ साथ सोशल चेंज भी बना। सर अकबर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है इस प्रक्रिया में। देखो ये क्या लिखा है सर नीचे? सोशल चेंज और सांस्कृतिक विलंबना, कल्चर लैग, या आप कह सकते हैं कल्चर। एक मिनट मैडम म्यूट रहिए प्लीज, है ना? कल्चर लैग, हाँ कल्चर लैग, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। 2 बातें इसको आप ध्यान रखिएगा 1922 के दौर में।
देखिए, एक भौतिक संस्कृति होती है, एक अभौतिक संस्कृति होती है। देखो, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अभौतिक सर ये ऊपर वाला समझ में नहीं आया, कल्चर लैग वगैरह। सांस्कृतिक विलंबना एक किताब है सर, और इसी किताब के बारे में सांस्कृतिक विलंबना को जो है आगबंड के द्वारा दर्शाया गया था। किसके द्वारा? आगबंड के द्वारा। ठीक है। सांस्कृतिक विलंबना का तात्पर्य सिंपल है। कितने लोगों को पता है? मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। सांस्कृतिक विलंबना मैं बता दूं फिर? कल्चर सर सांस्कृतिक विलंबना वो होती है जिसमें एक भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है या कोई भी पिछड़ जाती है, पीछे छूट जाती है। हाँ, देखो सिंपल बात है। लैग शब्द का अर्थ होता है मैडम जैसे कि लड़खड़ाना, आगे बढ़ने में विलंब होना, देर लगाना। सिंपल बात है। आपने कहा कि एक संस्कृति के पीछे दूसरी संस्कृति क्या हो गई? पीछे हो गई। संस्कृति के तात्पर्य, सांस्कृतिक विलंबना का सीधा सा तात्पर्य सर, एक वाक्य में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, संस्कृति के किसी अंश का दूसरे से पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहता है, या सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। तो सोशल चेंज और कल्चर लैग शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान आगबन का आता है वर्ष 1922 आती है। ठीक है, 1922 आती है। हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी की किताब भी इनकी भूमिका एक सकारात्मक शब्दों में ली गई है ना। ये भी बात आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो या दर्शा सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों से कि स्टेटस, मैंने शायद आप लोगों से स्टेटस के बारे में बात भी पहले हाँ सर बताइए। राउथ लिंटन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्वान आते हैं, जिनको मैं बताता हूँ कि भी एक जनक के रूप में माने गए, और उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टेटस। राउथ लिंटन। अच्छा, स्थिति इसने 1920 में एक किताब लिखी थी, आई स्टडी ऑफ, बताओ, आई स्टडी ऑफ मैन, 1920। इस शब्द में बेसिकली जो है देखने को मिलता है राउथ लिंटन ने 1936 में 3 भाग में डिवाइड किया था। कोई भी स्टूडेंट बता दे जरा मुझे, परिस्थिति के प्रकार 3 भाग 1936 में, नाम बताइए जल्दी से। 3, अरे बता सकते हो, बोल तो सही। अर्जित और प्रदत्त तो थी। प्रदत्त, जन्मजात और अर्जित। प्रदत्त का मतलब है मैम जन्मजात। हाँ सर, सॉरी। प्रदत्त हो गया, अर्जित हो गया, और एक होता है काल्पनिक, है ना? काल्पनिक। ठीक है, एक क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इनके संदर्भ में। और आगे बढ़ते हैं। अब भूमिका तो पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन बनाएगा भूमिका से। परिस्थिति भूमिका का वर्गीकरण करने के लिए नाम आपने देखा भी होगा मर्टन का, आर.के. मर्टन। तो वहाँ एक नाम भूमिका पुंज आपने सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? जी सर। भूमिका पुंज। तो भूमिका पुंज के रूप में अगर किसी विद्वान का नाम फेमस हुआ तो वो आर.के. मर्टन का नाम। ठीक है, किसका? आर.के. मर्टन का नाम। मर्टन का नाम। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। समुदाय आप जानते हैं कॉम प्लस म्यूज शब्द से बना हुआ है कि नहीं? कॉम प्लस म्यूनिस शब्द से बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कॉम का अर्थ होता है एक प्रकार से, अगर मैं बात करूं तो साथ साथ, और म्यूज का अर्थ होता है क्या करना? म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। तो कम्युनिटी का अर्थ आप कह सकते हो ना कि साथ साथ रहकर सेवा करना, है ना? तो मेरा कहने का आशय ये है कि समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो हम की भावना से बंधे होते हैं। तो समुदाय के विचार पड़ोस से शुरू होकर संपूर्ण संसार तक पहुंच जाता है। ठीक है, इन्हीं प्रक्रिया में जो है बोगार्ट्स महोदय ने कहा भी है कि व्यक्तियों में हम की भावना पाई जाती है कम्युनिटी में। अरस्तु ने समुदाय को बेसिकली परिवार का योग बता दिया था। परिवार का योग बताने वाला अगर कोई विद्वान है समुदाय को तो वो अरस्तु महोदय थे, है ना? तो समुदाय
के जो है प्रकार कई टाइप के होते हैं। विद्वानों ने अलग अलग तरीके से समुदाय के प्रकार भी बताए। जैसे आपने सुना भी है, आप सब जानते हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। ग्रामीण और नगरीय। यहाँ इस समुदाय में किसी पर्टिकुलर विद्वान का नाम नहीं आता है, एक सामान्यता के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन इसी में ग्रामीण और नगरी के साथ क्षेत्र समुदाय जोड़ दिया मैंने, तो 3 टाइप बन गया। तो ये 3 टाइप बताने वाला विद्वान कौन सा बना? मैकइवर एंड पेज बना। ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि गांव, कस्बा, नगर और क्षेत्र, ये 4 टाइप का अगर मैंने बोल दिया समुदाय के प्रकार, तो नाम किसका जुड़ा? हैंगेट का, है ना, हैंगेट। मैंने बोला आपको लघु, मैंने आपसे कहा कि लघु समुदाय प्लस में बृहद समुदाय, इस तरीके के 2 शब्द जोड़ दिया, तो नाम क्या आ गया? रॉबर्ट रेडफील्ड। शाबाश। मैंने आपके सामने कहा कि ग्रामीण, नगरी, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, तो किसका नाम बताया आपने? बोगार्ड का नाम। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके के कुछ समुदाय के टाइप होते हैं। देखो, नगर समुदाय में जनसंख्या की बहुलता, भिन्नता होती है, श्रम का विभाजन होता है, गतिशीलता होती है, व्यक्तिवादिता होता है, अधिक सुरक्षा होती है, शिक्षा सांस्कृतिक पर केंद्र होता है। नगर में क्या होता है? अब आप नगर, जितने लोग नगर में हैं, अब वहाँ की विशेषता देखकर आप बता सकते हो कि वो नगरीय समुदाय है। ग्रामीण समुदाय में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। जनसंख्या कम है, सादा जीवन, सरल जीवन है कि नहीं? आजकल तो पता ही नहीं चलता कि नगर का एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण में भी आजकल सादा जीवन कहाँ रह गया है अब तो, है ना? मॉडर्न समय वहाँ पर भी आ गया है, मॉडर्न जीवन। ग्राम पंचायत, भाग्यवादी, अशिक्षा, आत्मनिर्भरता, इस तरीके की चीज़ें ग्रामीण समुदाय में कहीं ना कहीं देखने को अब मिलती है ना? ये पार्ट बन जाता है ना? तो इस परिप्रेक्ष्य में नाम आता है। एक नाम है नगरीय संबंधित सिद्धांत, जिसे केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत बोला गया। जानते हैं कौन विद्वान ने दिया था केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत? बोलिए। नहीं सर, नहीं। केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत, सर मॉर्टन। ये रहा केंद्र, ठीक है, ये केंद्र रहा है। इस तरीके का एक केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत बना। मालूम ही है सर। ये सन 1925 में पार्क एवं बर्गेस के द्वारा दिया गया। पार्क एवं बर्गेस के द्वारा सन 1925 में दिया गया था। देखो, बताया ये गया है कि इस प्रकार का नगर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो नगर बसा हुआ है, इस प्रकार का केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत पर। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय वृत्त है ना, ये बेसिकली मध्यवर्ती नगर है, और ये जो दूसरा है ये गंदी बस्तियां हैं, है ना? ये जो तीसरा है ये दर्शाता है आपको श्रमिक या श्रमिकों का नगर। जो चौथा है वो अधिकारियों का आवास दर्शाता है। उसके बाद उपनगर, फिर नगरी गांव। आपने एक सवाल देखा था ना, मैंने कहा था जनसंख्या के आधार पर, जैसे पूर्वा था, खेड़ा था, महानगर था, नगर था, आरपीएस। जी सर, देखा था आपने, मेट्रोपोलिस। हाँ। तो उस कंडीशन में ये जो सवाल दर्शाता है नगरीकरण संबंधी सिद्धांतों में, तो वो केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत की तरफ इस तरीके से प्रक्रिया में बढ़ने हुए के परिप्रेक्ष्य में पार्क एवं बर्गेस जैसे विद्वान का नाम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे आप ये कह लीजिए कि जो देखिए सिंपल बात है, जो नंबर 1 पर है यहाँ पहले नंबर पर, ये गोले में फैक्ट्री, बैंक, होटल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज आदि पाए जाएंगे। बर्गेस ने इसे डाउन सिटी का नाम दिया था, पहले वाले को बर्गेस ने डाउन सिटी बोला था इसको। गोले के अंदर जो दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये गंदी बस्तियों में पाई जाने वाली, जहाँ बाल अपराध सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, गंदी बस्तियों के बारे में कहा गया। और कहा गया भी कि नगर एक ऐसा दानव है जो अपनी संतान का स्वयं भक्षण करता है, ऐसा कहा गया। तो बेसिकली जैसे अगर मैं आपसे बताता हूँ, दिल्ली में कटरा है, झुग्गी झोपड़ी है, मुंबई में भी इस तरीके का आप देखते हैं, कानपुर में, ठीक है, कोलकाता बस्ती में, मद्रास में, ठीक है, हर मैं नगर की बात कर रहा हूँ, है ना, हर एक शहर की बात कर रहा हूँ, उनमें
आप लोग देखते हैं कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वो दूसरे पॉइंट पर रखा गया बेसिकली गंदी बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में, है ना, दूसरे पॉइंट पर। तीसरे में अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो आप ये भी कह सकते हो कि गोले के मध्यम वर्गीय का ये निवास करने वाला स्थान है, मध्यम वर्ग के लोग जो हैं। चौथे में संपन्न लोग हैं जो बेसिकली अधिकारी वगैरह हैं चौथे में। पांचवा भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कुल टोटल 6 ही बनाया था इन्होंने, 6 गोले। और जो पांचवा था वो बेसिकली उपनगर कहा जाता था, बेसिकली स्वचालित यंत्रों और कंप्यूटरों का बेसिकली विकास को चुना जाता था। और नगरीय गांव जो आता था इससे थोड़ा सा हायर परिपेक्ष में आप कह सकते हो, तो वो नंबर 6 पे आता था। ठीक है, तो ये बर्गेस महोदय के द्वारा दिया गया था, है ना, ये बात ध्यान। एक सेक्टर सिद्धांत आया था। सेक्टर सिद्धांत जो आया था ना, वो आलोचना पर आया था सेक्टर, और बर्गेस की आलोचना हुई थी सेक्टर सिद्धांत में। अच्छा, ये देखो, क्षेत्र का सिद्धांत पेपर में अगर आ जाएगा ना, तो आपके सामने एक विद्वान का नाम और आएगा, कर्ट लेविन का नाम। क्योंकि सेक्टर का मतलब क्या होगा, क्षेत्रीय होगा। समझिएगा दोनों का आशय। तो क्षेत्रवाद का सिद्धांत तो आपको पता है कि कर्ट लेविन का आता है, लेकिन यहाँ होमर वाइट के द्वारा सन 1939 में अमेरिकी नगरों के किराए का अध्ययन करने के लिए कहा, या अध्ययन करने के लिए क्रिया को संचालित किया, तो वह 1939 में आलोचना के आधार पर सेक्टर का सिद्धांत आया था। यहाँ पे आलोचना लिखिएगा और नाम लिखेंगे आप लोग, होमर हाइट 1939, बस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर इनके संदर्भ में। क्लियर रहेगा? बताइए, बोलिए तो सही। जी सर, जी सर, जी सर। अब देखिए, आपके सामने एक शब्द आता है प्रवासी। प्रवासी यानी डायस्पोरा, है ना। डायस्पोरा शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द का है ना। जी सर। यूनानी दुनिया की 6वीं शताब्दी में ही आ गया था। तो सन 1960 के दशक में डायस्पोरा की अवधारणा सामाजिक विज्ञान में आई थी, है ना, एक प्रकार से आप ऐसा कह लीजिए। और इन्हीं संदर्भ में प्रवासी शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि भी एक स्थान से अन्य दूसरे स्थान पे लोगों का जाना जो शब्द दर्शाता है, वो कहीं ना कहीं प्रवास शब्द को दर्शाता है ना। प्रवास का डेफिनेशन क्या होती है, बताना चाहेंगे? प्रवास की परिभाषा क्या होती है? अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह में जाकर किसी दूसरे स्थान पर बसना। बिल्कुल वही बात थी, मैं वही पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही रखना चाहूँगा, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए, बाकी जो बचे हैं वो भी शाम तक में कवर करेंगे। बाकी आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी कवर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा आज के शाम की क्लास में। शाम की क्लास रहेगी, ठीक है। यूजीसी के बच्चे ज्वाइन है ना क्लास में, बताइए। यस सर। चलो फिर ठीक है, ज्वाइन सर ये वीडियो सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए सर। श्योर सर, श्योर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए जी मैडम, पूछिए पूछिए। पारिवारिक तो क्या क्या, एक तो समाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, इनकी परिभाषा, ठीक है, इनकी परिभाषा केवल वन लीनियर के रूप में, ठीक है। वहीं सामाजिक स्तरीकरण में आपको परिभाषा के साथ याद रखने होंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है नाम रेमंड मुर्रे का नाम, वो नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको बनाएगा। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन को लेकर, इस सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पर आपको बल देगा और उनके प्रकार को ध्यान रखना है, और प्रकार में कौन कौन से विद्वान हैं यानी लेखक, ये आपको ध्यान रखना होगा। यूनिट नंबर यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये आपके सामने प्रस्तुत होगा, ठीक है। ये जो मैं बताया अभी, ये बेसिकली कहीं फैक्ट दर्शाएगा। ये क्या दर्शाएगा? एक प्रकार से फैक्ट दर्शाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ये भी आपका चौथा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और बचा आपके पास भारतीय समाज के अवधारणात्मक स्वरूप को लेकर भारत के लोग, धर्म और समुदाय,
फिर सांस्कृतिक विविधता, है ना, इन पॉइंट में रिलेट करा सकता है आपको जो है अप्लाइड जैसे सवाल को लेकर। लेकिन एक ऐसा अप्लाइड सवाल बनाएगा जो कहीं ना कहीं आपको फैक्ट को दर्शाएगा, है ना, एक ऐसा सवाल बनाएगा। ठीक है, घरेलू हिंसा हो गया तो ये आपको एक्ट को रिलेट करा सकता है, यहाँ पर दहेज हो गया एक्ट को रिलेट करा सकता है। हाँ सर, विवाह विच्छेद है तो आपको रिलेट करा सकता है, यहाँ पर विवाह विच्छेद के कारण क्या हो सकते हैं, रीज़न पूछ सकता है। ये फैक्ट है। तो कुल यूनिट नंबर 10 सेकेंड से कुल उसे 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, 10 क्वेश्चन बनाने हैं उसको। ठीक है, तो इसी के आसपास में वो बनाएगा। 10 क्वेश्चन में मान चलिए 5 से 7 क्वेश्चन आपको जो मिलने वाले हैं वो फैक्ट मिलेंगे, जो 3 से आपके 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो अभिकथन कारण पर मिलेंगे। ये यूनिट नंबर सेकंड में यही पैटर्न सभी यूनिट पर लागू होता है, कोई यूनिट नंबर सेकंड पर नहीं, यही पैटर्न सब पर लागू होता है। 5 से 7 क्वेश्चन अधिक प्राथमिकता फैक्ट पर होगी, देन उसके बाद जो रिलेट होगा वो अप्लाइड क्वेश्चन पर जाएगा, 2-3 क्वेश्चन हर एक के। तो इसलिए बन जाता है लास्ट में 20%, 30-70 का रेशियो आ जाता है ना। अभी आरपीएससी का पेपर आपने देखा, उसने यूनिट अपने क्वेश्चनों में 5वां ग्रुप डालने की वजह से वो क्वेश्चन टफ हो गया, 5वां ऑप्शन डालने की वजह से। प्रश्न इतना टफ था नहीं, है ना। बाकी आगे देखेंगे आरपीएससी की तरह चीज़ें उतना टफ नहीं होगी, लेकिन फिर भी टफ तो रहेगा ये भी पेपर, वो तो काफ़ी ज़्यादा टफ था आरपीएससी का, बहुत डीप में चला गया था। अब अच्छा, हालांकि आरपीएससी का सिलेबस भी अलग ही है, ऐसी बात नहीं है ना, कि उसी को रिलेट कराया है, उसके सारे विद्वानों के नाम। सर हाँ, मतलब सोशियोलॉजी का राजस्थान का सबसे ज्यादा डेप्थ में है सर। तो उस सिलसिले में देखो, पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो पीएससी का मतलब जाहिर सी बात है पेपर टफ का होना। ठीक है, चलिए हरियाणा पीएससी तो इससे भी ज्यादा टफ है क्वेश्चंस के मामले में। हरियाणा का पेपर मैंने दे रखा, देख लेना एक बार, है ना, पेपर है हरियाणा का, जी सर, है ना, उसे भी देख लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं शाम के क्लास में। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। जी सर।